तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिलन फिर से और एक नया वीडियो में। बहुत दिन के बाद मेरे पास एक M31S आया है। इसमें दो प्रॉब्लम है और मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसमें क्या प्रॉब्लम था। इसमें एक्चुअली हैंग ऑन लोगो प्रॉब्लम था। अब जी जो भी टेक्नीशियन भाई ने मुझे भेजा है उसमें CPU रिवॉल्व, रैम चेंज, उसके बाद फ्लैशिंग किया है और फ्लैशिंग करने के बाद एरर आ गया है। तो एरर आने के बाद कुछ इस कंडीशन में फ़ोन हमारा अभी है। तो इसमें CPU UFS सब कुछ रिवॉल्व हो चुका है, रैम चेंज हो चुका है, तो हम वो सब नहीं करेंगे। हम देखेंगे तो सबसे पहले बोर्ड की थोड़ा सा आई स्कैन डायग्नोस करेंगे। आई स्कैन डायग्नोस में मुझे दिख रहा है सारा चीज रिवॉल्व हो चुका है पूरी तरीके से। ठीक है, तो चलिए इसमें दो चीज प्रॉब्लम है। एक तो हमारा बैटरी प्रॉब्लम है। बैटरी प्रॉब्लम है कैसे पता चला मुझे, तो जैसे ही मैं यहाँ पे यूएसबी केबल लगा रहा हूँ, यहाँ पे यूएसबी केबल इंसर्ट कर रहा हूँ, इंसर्ट करने के बाद ऑटोमेटिक एरर मोड में आ जा रहे हैं, ना चार्जिंग लोगो आ रहा है ना कुछ आ रहा है। अब जैसे ही मैं यूएसबी को रिमूव करूंगा तो ऑटोमेटिक ये बंद हो जा रहा है। इसका मतलब मेरी बैटरी पूरी तरीके से डिस्चार्ज है। तो मैं यहाँ पे एक दूसरा बैटरी लगा रहा हूँ और दूसरा बैटरी सेम बैटरी नहीं था, दूसरा कोई बैटरी लगा रहा हूँ और दूसरा बैटरी लगाने के बाद मैं फिर यूएसबी केबल लगाता हूँ और यूएसबी केबल लगाने के बाद अब देखेंगे फिर भी एरर मोड में आएगा और एरर मोड में आने के बाद मैं अब अगर इसको रिमूव करूं तो ये बंद नहीं हो रहा है। इसका मतलब मेरा बैटरी, वो वाला बैटरी खराब है। तो चलिए सबसे पहले हम ये करते हैं कि इस फोन में हम फ्लैशिंग करते हैं कि कहाँ पे एरर है, क्या एरर है, इसको थोड़ा समझते हैं। तो ओडिन टूल ओपन करते हैं और ओडिन टूल ओपन करने के बाद फाइल सिलेक्शन में पहले से कर चुका हूं और अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के बाद कुछ फाइल राइट होता है जैसे आप देखेंगे, और जैसे ही सुपर फाइल मतलब सिस्टम की फाइल आता है तो ये रुक जाता है, आगे बढ़ता नहीं। आप कितनी भी, मैंने बहुत टाइम तक इसको, कम से कम आधा घंटा तक मैंने इसको छोड़ दिया था, फिर भी सेम कंडीशन। और फोन में एक चीज मुझे प्रॉब्लम दिखा जो है कि इसमें जो सैमसंग की मोबाइल फ्लैश करने के समय पे एक बार चलता है, वो बार मुझे नहीं मिला। मतलब कुल मिला के इसमें जो फ्लैशिंग हो ही नहीं रहा है, एरर मोड में है। और हम इसी यूएफएस को प्रोग्राम करने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं हुआ तो हम दूसरा एक यूएफएस इसमें फिक्स करेंगे। चलिए ठीक है, तो फ्लैश हो नहीं रहा है तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी यूएफएस आईसी को रिमूव करते हैं। इसमें 2.1 की भी यूएफएस लगा हुआ है और माइक्रोन ब्रांड का BGA153 यूएफएस लगा हुआ है। तो सबसे पहले यूएफएस को रिमूव करते हैं और यूएफएस को रिमूव करके हम EasyJetX के साथ कनेक्ट करेंगे और EasyJetX के साथ कनेक्ट करके हम चेक करेंगे कि इसमें क्या फॉल्ट है क्या नहीं है। अगर यही रिपेयर हो गया तो सही बात है, नहीं तो हम इसमें दूसरा एक यूएफएस आईसी फिक्स करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो ये मेरा नुस्खा पॉइंट के हिसाब से मैं लगा लेता हूँ सबसे पहले, और लगाने के बाद मैं आपको EasyJetX टूल ओपन करता हूँ। और EasyJetX टूल ओपन करने के बाद सबसे पहले मैं कनेक्ट में क्लिक करूं तो कनेक्ट में क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से एरर के साथ आईसी कनेक्ट हुआ। तो मैं इसकी फ्रीक्वेंसी को हाई में बढ़ाया, है ना, तो इसमें हाई में कन्वर्ट करते हैं। देख सकते हैं पूरी तरीके से एरर आ रहा है, आईसी यूएफएस आईसी जैसे कनेक्ट हो रहा है। तो मैं आपको बताऊंगा अगर ये आईसी खराब रहा तो दूसरा आईसी कैसे फिक्स करके हम कंप्लीटली फोन को चालू कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। तो यहाँ पे है डिस्कनेक्ट कर देंगे, डिस्कनेक्ट करके हम इसको हाई मोड में कनेक्ट करेंगे और देखिए मैं कैसे हाई मोड में कनेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं इसमें जो है यहाँ पे हाई मोड में कनेक्ट करूंगा। तो चलिए यहाँ पे हम हाई करते हैं और हाई करके फिर से कनेक्ट करते हैं। अब देख सकते हैं हमारा चिप जो है कनेक्ट हो गया है ना, कनेक्ट होके पार्टीशन भी शो हो गया है। अब यहाँ पे तो हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, फॉर्मवेयर वर्जन नहीं है एक्चुअली, क्योंकि हमारा जो है
पूरी तरीके से फ्लैश नहीं हुआ था। तो सबसे पहले हम IME की फाइल का लेंगे बैकअप। Linux CPU है इसलिए EFS SECFS CPFS ये फाइल हमें बैकअप लेना होगा। बैकअप लेने के बाद कॉन्फ़िगरेशन को OTP को अनलॉक कर लेंगे और OTP को अनलॉक करने के बाद हम क्या करते हैं कि जैसे ही OTP अनलॉक करता हूँ ना, ऐसे ही देख सकते हैं मेरा सेटअप जो है ना हैंग हो जा रहा है। फिर से मैं डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करता हूँ और कनेक्ट करके फिर रिकॉन्फ़िगरेशन करने की कोशिश करूंगा। देख सकते हैं यहाँ पे UFS सेटिंग में आऊंगा और UFS सेटिंग में आके मैं यहाँ पे रिकॉन्फ़िगरेशन करने की कोशिश करूंगा। तो रिकॉन्फ़िगरेशन जैसे ही मैं थोड़ा सा कम करके राइट कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ, राइट कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद देखिएगा कि यहाँ पे जो है फिर से मेरा सेटअप हैंग हो जा रहा है। इसका मतलब मेरा IC ना कॉन्फ़िगरेशन हो पा रहा है ना अनलॉक हो पा रहा है। ये जो IC बैकअप दे रहा है लेकिन उसका जो IC है, ये माइक्रोन की जो IC है, ये कुछ भी राइट नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से फ्लैशिंग रुक गया था। तो हम इसलिए कंफर्टेबल UFS IC लिए हैं और कंफर्टेबल UFS IC लेने के बाद उसका कॉन्फ़िगरेशन अनलॉक करके इसको भी रिकॉन्फ़िगरेशन करेंगे और रिकॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा कम करके राइट में क्लिक करेंगे और राइट में क्लिक करने के बाद फिर से मैक्स में क्लिक करके फिर हमें कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। आपको पूरा जानकारी होना चाहिए UFS के बारे में। मैं तो सिर्फ इसी मॉडल के बारे में बात कर रहा हूँ। इसी मॉडल में या Linux CPU में आप किस तरीके से UFS चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कनेक्ट सक्सेसफुली हो गया है। अब उसके बाद मैं जाऊंगा यहाँ पे वेंडर में और यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा सैमसंग और सैमसंग सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको जो चीज सिलेक्ट करना है वो है पिट और BL फाइल, मतलब फ्लैश फाइल का पिट फाइल और BL फाइल। अगर आप फ्लैश फाइल डाउनलोड करेंगे तो आपको पिट फाइल साथ में नहीं मिलेगा। तो पिट फाइल को कहाँ से लाना है, कैसे लाना है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जैसे मैं ये वाला खोलता हूँ, इस फाइल को मैं सबसे पहले पिट फाइल को डिलीट कर लूंगा। नहीं, ये वाला फोल्डर फाइल नहीं है, तो M31S ये देख सकते हैं ये वाला, तो इसको हम डिलीट कर लेते हैं। CSC फाइल को 7 zip से ओपन करेंगे और उसके अंदर आपको मिल जाएगा पिट फाइल, ठीक है। और आपको ये पिट मिल गया तो BL तो ऑटोमेटिक रहेगा ही रहेगा। तो पिट BL फाइल हम सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले पिट यहाँ पे ओपन करूंगा। पिट ओपन करने के बाद यहाँ पे BL फाइल को भी ओपन करूंगा। साथ में जो बैकअप फाइल था, हमने IME की फाइल बैकअप लेके रखा था, जैसे EFS SECFS CPFS, ये फाइल हम लोड कर लेंगे और लोड करने के बाद राइट कर देंगे। अब जैसे ही हमारा राइट हो जाएगा, राइट होने के बाद अब यहाँ पे और कोई भी काम नहीं है, हम सीधे UFS IC को रिमूव करेंगे और हम उस बोर्ड में फिक्स कर देंगे जिस बोर्ड में हमारा प्रॉब्लम था, जिसमें माइक्रोन की UFS रीड ओनली कंडीशन में चला गया था, ठीक है ना। तो चलिए इसमें जो हमारा सैमसंग के UFS हमने प्रोग्राम किए हैं कंफर्टेबल लेके, इसको फिक्स करते हैं। फिक्स करने के बाद अब हमारा फोन जो है डाउनलोड मोड में आना चाहिए। अब देखिएगा सीधा डाउनलोड मोड में आ गया। अब हम क्या करेंगे, फिर से जो फाइल से मैं फ्लैश किया था वही फाइल से मैं फिर फ्लैश करूंगा। अब मैं यहाँ पे वीडियो को थोड़ा स्पीड कर चुका हूँ। आप देख सकते हैं सुपर से आगे बढ़ जा रहा है और यूजर डाटा तक चला गया है। मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट किया हूँ ताकि आपको सही तरीके से समझ में आए। अब हमारा फोन फर्स्ट लोगों से सेकंड लोगों से आगे बढ़ गया है और कंप्लीटली ऑन हो गया है। अब मैं आपको दिखाऊंगा इसमें सिक्योरिटी नंबर है कि नहीं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा बताइएगा। अगर इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे तो मैं क्या क्या स्टेप कर रहा हूँ और UFS में कौन कौन सी चीज स्टेप मैं फॉलो कर रहा हूँ, ये सारा चीज आपको पता चल जाए। मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा कि वही बोर्ड है कि नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं वही बोर्ड है जिसमें माइक्रोन का IC लगा था। मैं सैमसंग के कंफर्टेबल UFS 2.1 लगाया हूँ। चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपका प्यारा सा